हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने राणा कुंभा पूरा पढ़ चुके थे और राणा कुंभा का जो है वो पिछली क्लास में अपने साहित्यिक योगदान जो है वो पढ़ा था। तो एक बार जो है अपने उसका वापस रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद भी जो है वो आगे की नेक्स्ट क्लास जो है वो अपने कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि कुंभा स्व में क्या था? अच्छा संगीतज्ञ यानी म्यूजिशियन था और वो जो है वीणा बजाया करता था। उसके संगीत गुरु जो थे वो थे सारंग व्यास, जिन्होंने पुस्तक लिखी एक लिंगाश्रय। फिर कुंभा खुद ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे सुधा प्रबंध, कामराज, रतिसार, हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। ये कामराज, रतिसार है, ये 7 भागों में विभाजित है और ये जो संगीत राज है ये 5 भागों में विभाजित है। इसके भाग देखे थे: पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। फिर कुंभा ने कुछ टीकाएं लिखी थी, जैसे पहली तो जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद के ऊपर लिखी थी रसिक प्रिया। फिर सारंगधर की पुस्तक संगीत रत्नाकर के ऊपर भी टीका लिखी थी और एक बाण भट्ट की पुस्तक चंडी शतक के ऊपर भी टीका लिखी थी। फिर कुंभा ने कुछ नाटक लिखे थे, जैसे आतुल्य चातुर्य लिखा था संस्कृत भाषा के अंदर, मुरारी संगति लिखा था कन्नड़ भाषा के अंदर, नंदिनी वृत्ति लिखा था मराठी भाषा के अंदर और रस नंदिनी लिखा था आपके मेवाड़ी भाषा के अंदर। फिर हमने देखे कुंभा के दरबारी विद्वान। तो सबसे पहले जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था कान्य व्यास, जिन्होंने पुस्तक लिखी एक लिंगात्म्य। और इस पुस्तक का जो पहला भाग है वो राजवर्णन कहलाता है, जो कि स्वयं कुंभा द्वारा रचित है। दूसरे जो इसके दरबारी विद्वान थे उनका नाम था मेहाजी, जिन्होंने पुस्तक लिखी तीर्थमाला और जिस पुस्तक से 120 तीर्थों की जानकारी मिलती है। तीसरे जो इसके दरबारी विद्वान थे उनका नाम था मंडन। मंडन ने पुस्तकें खूब सारी लिखी, जैसे वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, एक आपकी राजवल्लभ, देव मूर्ति प्रकरण। और ये जो राजवल्लभ पुस्तक थी ये 14 अध्यायों के अंदर विभाजित थी और इससे ग्राम, नगर, मंदिर, महल, किला, बाजार इत्यादि के निर्माण की आपकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इस मंडन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रूप मंडन, जिससे मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। और एक पुस्तक लिखी थी कोदंड मंडन, जिससे आपके धनुष निर्माण की है वो आपके जानकारी मिलती है। अगला दरबारी विद्वान था इसका नाथा, जो मंडन का भाई था और उसने पुस्तक लिखी थी वास्तु मंजरी। अगला दरबारी विद्वान था इसका गोविंद, जो कि मंडन का बेटा था और इसने पुस्तकें लिखी थी द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि और सार समुच्चय। और इस कला निधि पुस्तक से जो है वो मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी मिलती है और सार समुच्चय पुस्तक से जो है वो आपके आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। अगले इसके दरबारी विद्वान थे हीरानंद मुनि, जो कुंभा के गुरु थे और इनकी उपाधि मिलती थी, वो मिलती थी आपके कविराज। और जो अगले जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था आपके तिल्ला भट्ट। क्या नाम था? तिल्ला भट्ट, जिनकी कोई भी बुक वगैरह कुछ ही नहीं मिलती, केवल आपको नाम ध्यान में रखना है। इसके दरबार में कुछ जैन विद्वान व्यक्ति रहा करते थे, जैसे आपके सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और एक जो है आपके हुआ करते थे भुवन कीर्ति। और इनके कहने पर कुंभा ने जो है वो जैनों का तीर्थ यात्रा कर जो है वो आपके क्या कर दिया था? हटा दिया था। फिर हमने देखी थी कुंभा की उपाधियां। क्या क्या उपाधियां मिलती है हमें? एक तो हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भरत, राणा रासो, परम भागवत या आदिवरा, चाप गुरु और हाल गुरु। ये सारी जो है अपने को कुंभा की उपाधियां मिलती हैं। फिर 1468 के अंदर कुंभा का एक बेटा था जिसका नाम था उद्दा। वो मामादेव कुंड के पास कुंभा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। इतना ही पढ़ा, उसके अंदर आपका कुंभा तो हो गया कंप्लीट। अब आप जो है वो अगले राजा की हेडिंग डालो रायमल। और रायमल का शासनकाल है
1473 से 1509। अब देखो मैं आपको जो है थोड़ा सा पीछे वापस लेके चलता हूँ। आप बताओ मुझे कि कुंभा की हत्या किसने की थी? उद्दा ने। तो ऐसी कहानियां प्रचलित है कि भाई कुंभा कौन से किले में रहा करता था? कुंभलगढ़ में। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कुंड बना हुआ है जिस कुंड का नाम है मामादेव कुंड। और इस मामादेव कुंड के पास में एक शिवलिंग है जिसकी जो ऊंचाई यानी हाइट जो है वो आपके 5.5 फुट यानी लगभग मेरे यहाँ तक आती है। तो कहते हैं कि कुंभा इतना विशाल शरीर का था कि वो 5.5 फीट की शिवलिंग पर यूं बैठा बैठा जल चढ़ाया करता था। तो आप सोच सकते हो कि कुंभा किस प्रकार का डाकू टाइप का व्यक्ति रहा होगा। अब कुंभा को 35 साल हो गए शासन करते हुए। तो उद्दा को लगा कि यार अपने को राजा तो बनना है, पर अपने राजा तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक राजा कौन है? पापा। और पापा जी की जिस प्रकार की डाइट है और पापा जी जिस प्रकार जिम जाकर के डोले शोले बना रहे हैं उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि मैं पापा जी के जीते जी कभी राजा बन पाऊंगा। मैं पापा जी से पहले सड़ जाऊंगा। अब तो उदा सोच रहा है कि यार पापा जी को तो हटाना है। अब पापा जी को हटाएं कैसे? पापा जी के 6 पैक पूरे थे। यदि पापा जी के सामने जाकर के मैं तलवार निकालूं तो पापा जी उल्टा मुझे ही मार देंगे और 1 मिनट ही नहीं लगाएंगे। तो अब क्या किया जाए? तो उदा ने कहा कि कल जब अपने पापा जी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तब अपने जाएंगे पर पीछे से खंजर घोंप देंगे। अब अगले दिन कुंभा शिवलिंग के ऊपर जाकर के जल चढ़ा रहा है, पीछे से उदा आया और खंजर घोंप दिया और कहा सॉरी पिताजी, मुझे राजा बनना है और जिस प्रकार की आपकी डाइट और जिम उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपके होते हुए राजा बन पाऊंगा। तो मुझे राजा बनना है इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो आप मुझे हो सके तो माफ कर देना वरना कुछ ही नहीं। अब भाई उदा ने कुंभा को मार दिया और अब उदा राजा बना हुआ है मेवाड़ का। पर आप ये बताओ कि उस राजा को जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी जिसने अपने बाप को ही मार दिया और राजा बनने के लिए? तो इस मेवाड़ की जनता ने जो है उदा का विद्रोह कर दिया और कहा कि हमें वो राजा कभी नहीं चाहिए जो खुद का सोचता हो, जो खुद राजा बनने के लिए अपने बाप तक को मार दे। वो हमें क्या छोड़ेगा? कल को यदि हमारी कोई एक गलती हो जाए तो ये लगता है कि ये हमें माफ करेगा। तो जनता को और मंत्रियों को लगा कि यार क्या किया जाए। तो इस उद्दा का छोटा भाई था, इसका नाम था रायमल। तो सेनापति और सारे गए। रायमल ने कहा, रायमल को जाकर के कहा कि देख रायमल, तेरे भाई ने तो तेरे बाप को मार दिया है। अब तू एक काम कर, अब तू इस उद्दा को हटा और मेवाड़ का राजा बन जा तू। हमें ये राजा नहीं चाहिए, हमें कतई वो राजा नहीं चाहिए जो पितरहंता हो यानी जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी हो। ये रायमल उस उद्दा के खिलाफ 2 युद्ध लड़ता है। वैसे उद्दा राजा रहा था 5 साल तक। एक युद्ध लड़ता है जावर का और एक युद्ध लड़ता है आपके दाड़ीमपुर का। ये दोनों युद्ध लड़ता है 1473 के अंदर। किस किस के बीच में? रायमल वर्सेस उद्दा। इस दाड़ीमपुर के युद्ध में रायमल उद्दा को हरा देता है और खुद क्या बन जाता है? मेवाड़ का राजा। तो आप पहली लाइन लिख लो कि जावर तथा दाड़ीमपुर के युद्ध में रायमल ने उद्दा को हराया। अब उद्दा भाई रायमल से हार गया तो उद्दा चला गया अपने मालवा। कहां पर चला गया? मालवा। और उन दिनों जो मालवा का राजा बना हुआ था उस राजा का नाम था गयासा। क्या नाम था? गयासा। अब भाई रायमल गयासा के पास में उद्दा गयासा के पास में गया और जाकर के कहा कि देख गयासा,
मैं मेवाड़ का राजा था, लेकिन मेरे भाई रायमल ने मुझको वहां से हरा करके भगा दिया। अब तू मेरी सहायता कर। अब इस गयास शाह को लगा कि यार अपने ठीक मौका है ना, वैसे भी अपनी मेवाड़ से बनती नहीं है, और इस उद्दा के पापा कुंभा उनके जब मर्जी आती थी तब वो जाकर के मेरे यूं बाप दादाओं को पीट करके चले जाते थे, तो मुझे इसका बदला लेना है। और अब तो दुश्मन खुद अपने घर पे चला के आ रहा है, तो यदि अपने इस उद्दा का साथ दे दिया तो अपने दोनों रल करके रायमल को हरा देंगे, और यदि रायमल को हरा देंगे तो वापस मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? उद्दा। तो उद्दा को राजा कौन बनाएंगे? अपने, यानी उद्दा अपने अंडर में रहेगा, तो मेवाड़ अपने अंडर में आ जाएगा, और अपना जो ये बदला पूरा हो जाएगा। तो गयास शाह ने कहा, डन ब्रो, तुम तो बस जा करके तैयारी कर युद्ध की। उस रायमल को नहीं पता तेरे पीछे किसका हाथ है, तेरे पीछे तेरा भाई खड़ा है, तू क्यों डर रहा है? अब उद्दा भी यार बड़ा राजी हुआ कि यार दो भाई दोनों तबाही, कल जाकर के यूं रायमल को हरा देंगे और कल बनूंगा मैं मेवाड़ का राजा। अब भाई उदा शाम को चल रहा है, भाई रात को सेना के अंदर अपनी रणनीति तैयार करनी है, कल अगले दिन युद्ध लड़ना है। तो जब वो उदा जा रहा था तो रात को यूं बारिश होने लग गई। अब उदा को लगा कि यार बारिश हो रही है तो पकोड़े खाएं, उससे पहले क्यों ना बारिश के अंदर थोड़ा सा डांस कर ले। अब उदा बारिश के अंदर डांस करने लग गया, और म्यूजिक चल रहा था, सन दी कुड़ी बिजली दी बहन, सारे तेनों बिजली बिजली कह। और बिजली को लगा कि यार आज उदा पता नहीं मुझे कब का याद कर रहा है, जाना तो पड़ेगा ना। अब बिजली आई और उदा को चला के ले गई। अब बिजली गया शाह ने बिजली को कहा कि देख बिजली, ये तो कोई बात नहीं हुई, तू यार मेरे दोस्त को ले गई, मेरा भाई था, मेरे जिगर का टुकड़ा था वो। अब बिजली ने कहा, देख भाई, मैंने यूं वेट तो पूरा किया था, पर क्या करती उदा चुप ही नहीं हो रहा था, कब का यूं बिजली बिजली किए जा रहा था, मुझे हिचकी पे हिचकी आ रही थी, मैंने पानी पीते पीते धाप गई, आखिरकार पेट की भी तो लिमिट है, फिर मुझे आने पड़ा। और मेरा एक स्वभाव है कि मैं जब भी आती हूँ अकेली नहीं जाती, साथ में किसी ना किसी को लेके जाती हूँ। तो बिजली गिर गई उदा के ऊपर, और उदा क्या कर गया? मर गया। अब गयास शाह को लगा कि ठीक है, उदा को तो बिजली ले गई, पर अपने को तो यूं बाप दादाओं का बेड़ चुकाना है। भाई पूत वही होता है जो बाप का बेड़ चुका दे। तो गयास शाह ने कहा, मैं तो आक्रमण करूंगा और मैं अपने बाप दादाओं का बदला लूंगा। तो इस गयास शाह के जो मंत्री थे वो खुद यूं मुंह पर हाथ दे के हंसे और कहा कि देखो राजा जी, पूत के पग तो यूं पालने में ही दिख जाते, और हमें पता है आप किस प्रकार का बदला लेकर के आओगे। तो गयास शाह ने कहा, मतलब वापस रिपीट करना है बात? उसने कहा, कुछ ही नहीं है, रायमल क्या चीज है आपके आगे, रायमल को पता नहीं हो आप अब तक क्या चीज हो, और कल जाते ही रायमल को हरा देंगे। अब गयास शाह के और यूं कॉन्फिडेंस भयंकर हुआ, और गयास शाह ने कहा कि कल जाते ही रायमल को हरा दूंगा, और रायमल को यूं पता लगना चाहिए कि गयास शाह क्या चीज है। अब अगले दिन गयास शाह युद्ध करने गया, और रायमल ने भयंकर पीटा इस गयास शाह को। अब गयास शाह ने कहा, यार मेवाड़ वाले भारी पड़े रहे, भयंकर पीटा, पूरा शरीर दर्द कर रहा। तो उस मंत्री ने कहा, मुझे तो पता ही था, मैंने तो कल ही कहा था कि पूत के पग पालने ही दिख जाते, और मुझे पता था तुम तेरे बाप का कैसा बेर चुकता करेगा। तो लिख दो अपने कि इसने मालवा के गयास शाह को हराया था। और गयास शाह ने कहा, भाई रे अपने तो मेवाड़ वाले खूंखार है, अपने तो आज के बाद में कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसने मालवा के गयास शाह को हराया। यह तो हो गई भाई इस रायमल की राजनीतिक बातें, कि इसने जावर और दाडिमपुर के युद्ध जो कब हुए थे 1473 के अंदर, उसके अंदर अपने भाई उद्दा को हराया, और फिर हराया वो आपके मालवा के राजा गयास शाह को। अब हेडिंग डालो इस रायमल की राजनीतिक उपलब्धियां देख ली, अब हेडिंग डालो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स।
अब देखो, आप सबसे पहले तो मुझे बताओ कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। उस एकलिंग जी मंदिर के चारों ओर परखेटों का निर्माण कौन करवाता है? मोकल। और आज जो आप एकलिंग जी का मंदिर देख रहे हो, उस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था आपके महाराणा रायमल ने। भाई उसके गेट वगैरह लगवाए थे, एक दो पास में और मंदिरों का निर्माण करवाया था। यानी कुल मिला के आज जो अपना एकलिंग मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल। तो मैं कह सकता हूँ इसने एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया। इसने एकलिंग जी मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया। अब बताओ, इस रायमल की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़गढ़। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर एक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाता है, अद्भुत शिव मंदिर। तो दूसरा लिखो, इसने अद्भुत शिव मंदिर। और ये अद्भुत शिव मंदिर कहाँ बनवाता है? चित्तौड़गढ़ में। का निर्माण करवाया। अब देखो, आपको पीछे अपने पढ़ा था, चीजें याद होगी तो आप उस चीजों को रिलेट कर पाओगे कि हमने एक संधि पढ़ी थी, ट्रीटी ऑफ आंवल बावल। आंवल बावल की संधि कब होती है? 1453 के अंदर। किस किस के बीच में होती है? मारवाड़ के राजा राव जोधा प्लस मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के बीच में। और उस संधि के अंदर एक मैंने जो आपको तीसरी शर्त लिखाई थी, वो लिखाई थी कि जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के राजकुमार रायमल के साथ में किया था। तो इसका मतलब इसकी एक रानी थी जिसका नाम क्या था? श्रृंगार कंवर। वो अपने चित्तौड़ के अंदर एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है गोसुंडी। वहां पर एक बावड़ी का निर्माण करवाती है। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी रानी, क्या नाम था रानी का? श्रृंगार कंवर। और यह श्रृंगार कंवर किसकी राजकुमारी थी? मारवाड़ के राजा राव जोधा की। गोसुंडी। और ये गोसुंडी कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। बावड़ी का निर्माण करवाया। और आपको जो है ये बीच में किसी के राजा के द्वारा बावड़ी का निर्माण करवाया जा रहा है, किसी राजा करवाया जा रहा है, ये आपको जो है विशेषकर ध्यान रखना है। क्योंकि आरएस प्री और पीएसआई के अंदर एक आपके टॉपिक लिखा रखा है कि मानव द्वारा बनाए गए जलाशय, जिनमें आपके बावड़ियां भी शामिल है, जिनमें आपके कुछ ना कुछ वो कुंड वगैरह झालरे वो भी शामिल है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ताकि आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये चीजें नहीं भी लिखाएं तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, ये गोसुंडी के अंदर बावड़ी का निर्माण जो है वो रायमल की रानी श्रृंगार कंवर ने करवाया था। और ये बात वहीं पर भी रिकॉल होनी जानी चाहिए कि ये जो श्रृंगार कंवर थी, ये मारवाड़ के राजा राव जोधा की राजकुमारी थी। और इसकी जो शादी रायमल के साथ में हुई थी, वो हुई थी 1453 को, जब कुंभा और जोधा के बीच में संधि हुई थी आंवड़ बावड़ की 1453 के अंदर। और जिसकी मध्यस्थता किसने की थी? हंसाबाई ने। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा दूं, उस संधि की शर्तें क्या थी? सबसे पहली तो कि उस संधि के द्वारा राव जोधा को जो है वो मारवाड़ वापस दिया गया था। उससे पहले जो है वो जो मारवाड़ किसके पास में था? तो मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा के पास में था। दूसरी शर्त उसकी ये थी कि सोजत पाली के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? सोजत। उसको जो है मेवाड़ और मारवाड़ की क्या बना दिया गया था? सीमा। यानी उससे डिसाइड कर दिया था कि इधर वाला जो है मेवाड़ और इधर वाला क्या है आपका? मारवाड़। अब अगला देखो, इस रायमल की एक बहन थी जिसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। और इस रमाबाई की जो शादी हो रखी थी वो हो रखी थी गुजरात।
लेकिन इस रमाबाई के पति की जो है वो डेथ हो जाती है, तो ये वापस अपने पीहर में आकर के रहने लग जाती है। पीहर कौन सा है? मेवाड़, यानी राणा कुंभा की बेटी है ये। भाई रायमल की बहन है तो राणा कुंभा की बेटी है, तो ये अपने मेवाड़ में आकर रहने लग गई। तो इस रायमल को लगा कि यार अपने बहन की वैसे तो ज्यादा उम्र हो नहीं रखी, फिर भी इसके कुछ किस्मत थे, उसकी वजह से क्या हो गई, विधवा हो गई। तो अपने इसके लिए कुछ करते हैं। तो ये इसको एक जागीर देता है, जिस जागीर का नाम था जावर। क्या नाम था? जावर। और मैंने आपको बताया था कि जावर के अंदर क्या होता है, खनन होता है। किस किस चीज का? शीशे, जस्ते और चांदी का। और जहां पर खनन होता है इसका मतलब वहां पर व्यापार अच्छा होगा या कम? तो वहां पर व्यापार अच्छा होगा। तो महाराणा रायमल ने जो है वो रमाबाई को कौन सा परगना दे दिया? जावर। अब रमाबाई जावर के अंदर रहने लग गई। अब जावर के अंदर व्यापार हो रहा था तो टैक्स ठीक ठाक आने लग गया, तो रमाबाई पैसे वाली हो गई। तो रमाबाई को लगा कि यार अपने पिताजी कौन थे, कुंभा, वो भी किसके भगत थे? भगवान विष्णु के। और अपने भी किसके भगत है? भगवान विष्णु के। तो मेरे पिताजी ने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था, कुंभ स्वामी। राणा कुंभा ने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था, इसलिए मंदिर का नाम क्या पड़ा? कुंभ स्वामी। तो अपने भी एक मंदिर बनवा देते हैं, इसलिए मंदिर का नाम पड़ा रमा स्वामी। कौन सा? रमा स्वामी। और ये जो रमा स्वामी है इसका ये एक नाम और मिलता है, रामा स्वामी। और ये जो मंदिर है ये आपके इस जावर उदयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? रमाबाई ने करवाया था। तो ये जो है आप लाइन लिख दीजिए कि इसकी बहन रमाबाई ने जावर उदयपुर में रमा स्वामी और रामा स्वामी मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और ये जो रमाबाई थी ये अपने पिता की कुंभा की तरह संगीत में यूं खूब रुचि रखा करती थी। तो सबसे पहले लिख दो, रमाबाई के नीचे आप एरो लगा के लिख दो कि ये संगीत में रुचि रखा करती थी। और इस रमाबाई की अपने को एक उपाधि मिलती है, टाइटल, और वो उपाधि मिलती है वागीश्वरी। कौन सी? वागीश्वरी। और वागीश्वरी कहा जाता है मां सरस्वती को। अपने आज भी कोई म्यूजिक के अंदर अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई स्टेज पर अच्छी परफॉर्मेंस देता है यानी बोलता है, अच्छा बोलता है, तब हम कहते हैं ना कि यार क्या बोलता है। उसके तो कंठों में सरस्वती विराजमान है, इसका मतलब उसकी वाणी कौन सी है? मां सरस्वती की तरह मधुर है। तो मधुर वाणी के लिए वर्ड यूज में लिया जाता है, वो क्या लिया जाता है? मां सरस्वती का। और मां सरस्वती का ही नाम क्या है? वागीश्वरी। और ये जो वागीश्वरी इसकी उपाधि मिलती है, किसके कारण मिलती है? तो आप लिख दीजिए कि ये जो संगीत में रुचि रखा करती थी उसके लिए मिलती है। वैसे तो आपके कोई नहीं पूछेगा, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वागीश्वरी उपाधि मिलती है ये उसके जो है वो संगीत में रुचि रखने के कारण मिलती है। तो ये तो हो गया भाई आपका रायमल कंप्लीट। रायमल की राजनीतिक उपलब्धियां कंप्लीट हो गई, सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब जो है एक बार थोड़ा सा वापस रायमल का रिवाइज कर लो। तो सबसे पहली बात तो कि रायमल का शासनकाल कब से कब तक है? 1473 से 1509। इसने जावर और दाड़ीपुर का युद्ध 1473 में किसको हराया था? अपने भाई उदा को हराया था। फिर इसने मालवा के कौन से राजा को हराया था? गयास शाह को हराया था। फिर हमने इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी थी, जैसे सबसे पहली कि इसने एक लिंग जी मंदिर का क्या बनाया? वर्तमान स्वरूप बनाया। दूसरा कि इसने चित्तौड़ के अंदर एक अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और तीसरा कि इसकी रानी थी जिसका क्या नाम था? श्रृंगार कमर, जिसने घोसुंडी में किसका निर्माण करवाया? बावड़ी का निर्माण करवाया। फिर इसकी बहन रमाबाई ने जावत उदयपुर में भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाया जिसका क्या नाम है? रामा स्वामी या रमा स्वामी मंदिर। और ये जो रमाबाई थी ये संगीत में रुचि रखा करती थी, और इसलिए इसकी एक उपाधि थी, वो थी आपकी वागीश्वरी। संगीत में रुचि के कारण।
यहाँ पर रुचि का मतलब मर्जी से। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और तुम्हें कोई रुचि नहीं मिलने वाली। यदि तुमने पढ़ाई में रुचि नहीं लगाई तो रुचि को तो यूं भूल ही जाना। सपने में भी नहीं आएगी रुचि तुम्हारे। रुचि कौन थी? बहन थी तुम्हारी। जानते नहीं हो क्या अपनी बहन को? बहन है रुचि तुम्हारी। और जब तक तुम यूं नौकरी नहीं लगोगे तब तक रुचि तुम्हारी बहन ही रहनी है। नौकरी लगने के बाद में हालात जो है वो आपके चेंज हो सकते हैं। आप किसी को अप्रोच करो तो मान जाए, हो सकता है। पर यदि आप यूं बेरोजगार रहोगे तब तक तो आपकी रुचि पास से ही नहीं निकलेगी। तो जो रुचि है ये है, इस पर ध्यान दे लो पढ़ाई वाली, वो रुचि अपने आप आ जाएगी। और यदि रुचि चाहिए तो घर वालों को बोल दे कि भाई देखो, मुझसे पढ़ाई वगैरह कुछ होती नहीं है, मुझे रुचि दिलवा दो। मेरी उस रुचि में रुचि नहीं है, मेरी उस रुचि में रुचि है। और तुम यूं पैसे खर्चने में क्यों रुचि रखते हो? मुझे मेरी रुचि दिलवा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि कोई दे देगा तो दे देगा, वरना रुचि इस पर ध्यान दे लो, वो रुचि अपने आप मिल जाएगी। और मैंने तुम्हें 1000 बार कह रखा है कि तुम मुझसे पंगा मत लिया करो। और मुझसे पंगा यूं तुम्हें बड़ा भारी पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो, पर आप अपना टाइम दे रहे हो। पैसा जो देना था वो आपके मम्मी पापा ने दिया है, आपने कुछ ही नहीं दिया। आप जो यहाँ पर अपना दे रहे हो वो अपना कीमती समय दे रहे हो। और ये समय एक बार यदि निकल गया तो वापस कभी नहीं मिलेगा। आप अपने जो बड़े भाई बहन है, वो किसी भी वजह से जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, आप उनसे पूछ लेना कि समाज उनको किस नजर से देखता है। और वो यही कहेंगे कि यदि हम उस वक्त पढ़ लिए होते तो आज हमें ये काम नहीं करना पड़ता। आज आपकी बारी है। आप यूं अब मजे कर रहे हो। जब आपकी मजे करने की उम्र होगी तब आप यूं बोझा ढोगे, तब आप कहोगे कि यार उस समय पढ़ लेता तो ये नहीं होता। और तुम्हें पता है, यदि तुम यूं खुद सफल नहीं होए तो यदि आप तुम किसी के आगे काम करोगे तो उसका यदि छोटा 10 साल का बच्चा भी होगा वो भी तुमको सुनाएगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। वो तुम्हें कहेगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर, और ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर, तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम वहां पर कुछ ही नहीं कह पाओगे। तुम वहां पर ये नहीं कह सकते ये देख मेरी मर्जी है, तू कौन होता है मुझसे काम करवाने वाला। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेट जो है वो अंदर से मारवाड़ी में क्या वजह थो नहीं है, थो है सॉरी। तो इस रुचि पे ध्यान दे ले बेटा, वो रुचि आ जाएगी। और फिर भी रुचि चाहिए तो बता देना मुझे, मैं रुचि देता हूँ। मेरे पास में और कुछ देने को है ही नहीं। हाँ, कुछ ही नहीं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आप जो बिना राजा चेंज किए एक हेडिंग डालो, वो हेडिंग डालो पृथ्वीराज। कौन सी हेडिंग डालो? पृथ्वीराज। राजा चेंज नहीं करना है, इसी के अंदर आपको जो है वो आपको सब हेडिंग लगवानी है। ये जो पृथ्वीराज था ये इस महाराणा रायमल का बेटा था। तो सबसे पहली बात तो लिख दो कि ये रायमल का बेटा था। इसकी अपने को एक उपाधि मिलती है, और वो उपाधि मिलती है उड़ना राजकुमार। क्या मिलती है? उड़ना राजकुमार। एक बार आप लिख लो, फिर मैं जो है वो आपको समझाता हूँ। कौन सी उपाधि मिलती है? उड़ना राजकुमार। इस पृथ्वीराज ने एक दिन सुबह सुबह आक्रमण किया था। टोडा टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है टोडा, वहां पर। और उसी शाम को आक्रमण किया था
जालोर पर। कदी एस फुलते कदी एस फुलते। आप देखो टोंक से जालोर की दूरी बहुत ज्यादा दूर है, तो व्यक्ति वही आ सकता है जो यूं उड़ने के अंदर माहिर हो, यानी बहुत ज्यादा फास्ट चला करता था। तो इसलिए इसकी एक उपाधि और मिलती है, और वो उपाधि मिलती है तेज धावक। कौन सी उपाधि? तेज धावक। यानी धावक का मतलब गति, गति करता था वो इधर से उधर बहुत ज्यादा, और तेज करता था फास्ट, इसलिए नाम पड़ा तेज धावक। उड़ना भाई उड़ता है, कोई पक्षी आ सकता है इतने दिन के अंदर, आप इतने टाइम के अंदर। तो या तो फ्लाइंग प्रिंसेस, और एक दूसरी उपाधि कौन सी मिलती है? तेज धावक। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। ये अपने अजमेर दुर्ग के अंदर रही थी, इसलिए अजमेर दुर्ग का नाम पड़ा तारागढ़। कौन सा नाम पड़ा? तारागढ़। तो लिख दिया ना कि इसकी रानी तारा के कारण अजमेर किले का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई। और इस आनंदाबाई की जिसके साथ में शादी हो रखी थी, वो हो रखी थी सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा के साथ में। किसके साथ में? जगमाल देवड़ा के साथ में। और जगमाल देवड़ा यूं आनंदाबाई को भयंकर परेशान किया करता था। तो कुछ समय तो आनंदाबाई ने सहन किया, फिर फाइनली आनंदाबाई से सहन नहीं हुआ, तो आनंदाबाई ने जो वो पृथ्वीराज को मैसेज किया कि देख भाई, वैसे तो घर की बात है, मैं तुझे क्या बताऊं, पर तेरे जीजू यूं मुझे बड़ा परेशान करते रहते हैं, और कहते हैं कि तू दहेज के अंदर जो वो डिफेंडर नहीं लेके आई। तो पृथ्वीराज ने कहा अच्छा ऐसा करता है, रुक तू, मैं वहीं आ रहा हूं। अब पृथ्वीराज गया और जाकर के जगमाल देवड़ा को साइड में लिया कि हाँ भाई जीजू बता, डिफेंडर चाहिए या रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी दिलवाऊं? अब जगमाल देवड़ा ने कहा यार कुछ ही नहीं चाहिए, बोल मैं तो मजाक कर रहा था, और अब मैं मेरी यूं पत्नी के साथ में भी मजाक नहीं कर सकता। तो पृथ्वीराज ने कहा देख, जानता है ना तू मुझे, सोच लेना तेरी, और यदि आज के बाद में तूने मेरी दीदी को कुछ कह दिया तो सोच लेना तेरी। अब जगमाल देवड़ा ने कहा यार सॉरी, गलती हो गई, क्यों गुस्सा कर रहा है? तो पृथ्वीराज ने कहा यदि तूने आज के बाद में कुछ कह दिया तो गलती नहीं, टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी। अब जगमाल देवड़ा ने कहा सॉरी ब्रो सॉरी, गलती हो गई, आज के बाद में कभी कुछ ही नहीं होगा। पर यूं जगमाल देवड़ा को यूं बड़ा बुरा लगा, भाई आपका साला आपको आकर के यूं डांट के चला जाए, तो व्यक्ति का ईगो हर्ट तो होता ही। अब जगमाल देवड़ा ने कहा यार बदला तो लेना है इसका। बदला कैसे लें? तो अगले दिन पृथ्वीराज वापस आ रहा है कि मुझे भाई वापस जाना है। तो जगमाल देवड़ा गया और जाकर के कहा कि सॉरी साले साहब, आप यूं इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, अब तो गुस्सा थूक दो, मैंने सॉरी भी बोल दिया ना। तो पृथ्वीराज ने कहा ठीक है मैं तो अब निकल रहा हूं, पर आज के बाद में परेशान मत करना। तो जगमाल देवड़ा ने कहा आप यूं गुस्सा होकर के क्यों जा रहे हो, आज आज रुक जाओ। पृथ्वीराज ने कहा नहीं नहीं मेरे काम है। तो कहा अरे आप नहीं रुक रहे, पर ये खाना बना हुआ है, ये खाना तो खा करके चले जाओ। तो पृथ्वीराज ने कहा देखो मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे आगे भी बहुत सारे काम है। तो जगमाल देवड़ा ने कहा ठीक है आप नहीं रुक रहे, आप नहीं खाना खा रहे, पर ये खाना बना हुआ है इसको साथ में तो लेके चले जाओ, आगे आप रास्ते में खा लेना। तो वो लड्डू बुड्डे बने हुए थे उनको पैक किया और किसको दे दिया? पृथ्वीराज। पर जगमाल देवड़ा होशियार था, जगमाल देवड़ा ने उन लड्डुओं के अंदर जहर मिला दिया। अब आगे जैसे ही पृथ्वीराज गया, पृथ्वीराज ने कहा चलो यार दीदी के घर के लड्डू है, चेक तो करें कैसे। अब पृथ्वीराज ने लड्डू खाए, लड्डुओं में जहर था, जहर तो अपना असर दिखाएगा ही, जहर ने अपना असर दिखाया और इस पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इस पृथ्वीराज की एक छतरी बनी हुई है, तो लिख दो इसकी सेनेट ऑफ छतरी। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ फोर्ट में। और ये जो छतरी है, एक बार आर किसी ने पूछा था कि कितने खंभों की छतरी है, तो ये है आपके 12 खंभों की छतरी। वैसे आप यहाँ पर लिख लो, जब आपकी आर्ट एंड कल्चर हो उसके अंदर आपके टॉपिक है मंदिर महल, आपकी छतरियां बावड़ियां,
वो सारी चीजें जब आपको लिखा है तब आप उसके साथ में इन चीजों को क्या कर लेना, वहां पर अपने नोट्सों के अंदर ऐड कर लेना। तब तक आप जो है वो अपने वही करते रहो। अब अपने आगे चलते हैं। अब बिना राजा चेंज की एक हेडिंग और डालो, और वो हेडिंग डालो जैमल। कौन सी हेडिंग डालो? जैमल। और जैमल के अंदर सबसे पहले ही पॉइंट लिखो कि यह भी राइमल का बेटा था, यह भी राइमल का बेटा था। और ये जो है वो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। आप एक बार लिख लो, फिर मैं आपको समझा दूं। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं जो है वो आपको एक एक चीजें समझा देता हूँ। तो जैमल के बारे में आपको कितनी चीजें ध्यान रखनी है। पहली तो कि ये राइमल का क्या था, बेटा था। और दूसरी बात, यह सोलंकियों के खिलाफ क्या करता हुआ मारा गया था, लड़ता हुआ मारा गया था। तो देखो, अपने थोड़े समय पहले पढ़ा था कि टोंक के अंदर एक रियासत पड़ती थी, उस रियासत का नाम क्या था, टोडा। और उस टोडा रियासत के जो राजा थे उनका नाम था सुल्तान सोलंकी। एक दिन सुल्तान सोलंकी या टोडा के ऊपर जो अजमेर के मुसलमान थे उन्होंने आक्रमण कर दिया और सुल्तान सोलंकी से टोडा छीन लिया। अब टोडा छीन लिया तो सुल्तान सोलंकी जो टोडा से निकल गया, और निकल करके वो आ गया अपने रायमल के पास में, और आकर के रायमल जी को कहा कि देखो रायमल जी, मैं टोडा का राजा हूँ सुल्तान सोलंकी, मेरे ऊपर अजमेर के मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया और मुझसे मेरा जो है वो टोडा छीन लिया। तो आप मुझे शरण दीजिए, मैं यहाँ पर थोड़े से मैं रहूंगा, अपनी सेना इकट्ठी करूंगा, वापस टोडा पर आक्रमण करूंगा और टोडा पर अधिकार करते ही वापस चला जाऊंगा। तो रायमल ने कहा देखो रह जाओ, वैसे भी हमारी तो बहुत बड़ी रियासत है, आप रह सकते हो। तो जो है आपके सुल्तान सोलंकी कहाँ रह रहा है, मेवाड़ रह रहा है। रणमल ने उसको सॉरी रायमल ने उसको क्या दे रखी है, शरण दे रखी है। अब वो थोड़े दिन इधर उधर रहा और अपनी वो जो है युद्ध की रणनीति तैयार कर रहा है। तभी उसको पता चला कि यार अपनी अकेले की तो पार पड़ेंगे थे। तो उसके पास एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था तारा। क्या नाम था, तारा। या तो तारे आसमान के अंदर खूबसूरत होते हैं, या फिर वो तारा जो है वो धरती पर खूबसूरत थी। आजकल तो अपने तारा बची नहीं, आजकल तो अपने बिजली की तारें बची, जिनको छीलने पर ही पता चलता है कि अंदर एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर है। भाई आजकल की लड़कियां तो मेकअप करती है, मेकअप उतरने के बाद में ही पता चलता है कि हाँ रियल है या फिर ये जो है वो आपके मेकअप का कमाल है। फिर वो तो तारा रियल थी, और बहुत सारे राजा और राजकुमार उस तारा से शादी करना चाहते। तो सुल्तान सोलंकी ने एक घोषणा की कि जो कोई राजा या राजकुमार मुझे टोडा जीत करके देगा, मैं उसकी शादी जो है वो अपनी राजकुमारी तारा के साथ करूंगा। सुल्तान सोलंकी ने को लगा कि यार एक तीर से दो निशाने लगाए जाए। पहला तो कि अपने को टोडा वापस मिल जाएगा, और दूसरा कि जो राजा टोडा जीत कर देगा वो बहादुर होगा, और हर कोई राजा चाहता कि मेरी लड़की की शादी किसी बहादुर राजकुमार के साथ हो। इसका मतलब वो राजकुमार बहादुर है, तो फिर अपने जो है उसकी शादी किसके साथ में करवा देंगे, तारा के साथ में करवा देंगे। अब ये घोषणा मालूम पड़ी रायमल जी को कि मार्केट के अंदर एक नई नई घोषणा ये कि क्या, कि टोडा जीतो और तारा से शादी करो। तो इस रायमल जी के 13 बेटे थे। रायमल जी ने अपने बेटों को बुलाया और कहा देखो रे, मार्केट के अंदर एक ऑफर आ रखा है कि टोडा जीतो और तारा से शादी करो। तो इस रायमल जी का एक बेटा था जिसका नाम था जयमल, उसने हाथ खड़ा किया और कहा कि मैं जीत दूंगा टोडा और मुझे करनी है तारा से शादी। अब रायमल जी ने सुल्तान सोलंकी को कहा कि देखो भाई, ये मेरा बेटा जयमल है और ये तुमको जो है वो टोडा तुम्हारा जीत करके दे देगा।
तो तुम जो है अपनी राजकुमारी तारा की शादी किसके साथ में करवा दो, मेरे बेटे जयमल के साथ में करवा दो। तो सुल्तान सोलंकी ने कहा सगाई तो आज ही पक्की, और जब जयमल टोडा को जीत कर दे देगा, मैं इसकी शादी किसके साथ में करवा दूंगा, तारा के साथ में करवा दूंगा। अब भाई जयमल अगले दिन युद्ध की तैयारी कर रहा है, भाई टोडा जीतना है तारा से शादी करने के लिए। तो वो अपने दोस्तों के साथ में शिकार पर जा रहा है घोड़ों को लेकर, भाई घोड़ों को दौड़ा रहा है। और जब भी कभी युद्ध होते तो युद्ध से 10 से 15 दिन पहले घोड़ों को यूं शिकार पर लेके जाया करते थे और उनको यूं खूब दौड़ाया करते थे, ताकि भाई घोड़ा युद्ध के मैदान में कहीं अटक ना जाए। वरना आपको यूं डायरेक्ट घोड़े को खोल के लेके चले गए और जैसे ही युद्ध के मैदान में पहुंचे, घोड़े ने उत्तर दे दिया। घोड़े ने कहा भाई यहाँ से आगे अपनी पार नहीं पड़ेगी, अपने तो इतने ही टाइम के थे, अपने थक गए, तो फिर वैसे यदि घोड़ा थक जाए तो युद्ध तो हारेंगे। तो घोड़ों को जो है वो पहले आपके क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे आप एग्जाम से पहले क्या ज्वाइन करते हो, टेस्ट सीरीज, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि किस प्रकार से पेपर अटेंड करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक वैसी प्रकार से जो है वो घोड़ों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि हाँ किस प्रकार से दौड़ना है, कितना दौड़ना है। यदि 10-15 दिन घोड़े दौड़ लेते तो फिर वो उनकी हैबिट हो जाती थी। और अपने तो वैसे भी है कि यदि अपने किसी काम को 21 दिन तक करते हैं तो वो फिर अपने डेली रूटीन के अंदर आ जाता है। यदि आप 21 दिन सुबह जल्दी उठ गए तो फिर आप 22वें दिन अपने आप उठ जाओगे, आपको किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दुनिया का कोई अलार्म नहीं बजा जो आपको उस टाइम से पहले या बाद में हटा दे। आप यदि 21 दिन तक सुबह 6 बजे उठ गए तो आप 22वें दिन बिना अलार्म के सुबह 6 बजे उठ जाओगे। और यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप करके देख लो। तो जो है वो जयमल जो है वो अपने दोस्तों के साथ में घोड़ों को दौड़ा रहा है और शिकार के लिए जा रहा है। तो ऐसे ही एक बार जयमल अपने दोस्तों के साथ में शिकार वगैरह करने गया हुआ था। तभी जयमल के दोस्तों ने जयमल को छेड़ दिया और कहा कि और बता भाई जयमल, भाभी वगैरह से बात होती या नहीं होती। जयमल ने कहा यार नहीं होती रे। तो दोस्तों ने कहा सोशल मीडिया का जमाना है, तूने इंस्टाग्राम ही फॉलो नहीं किया। जयमल ने कहा यार नहीं कर रखा। तो दोस्तों ने कहा कि देख जयमल, जिस घर के मालिक घर से बाहर रहते हैं लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो कहीं तेरे साथ में भी ऐसा ना हो जाए। तो तुझे बात करनी चाहिए और तुम अभी इंस्टाग्राम डाउनलोड कर और भाभी को फॉलो कर, मैसेज कर, डीएम कर भाभी को। अब जयमल को लगा कि यार बात तो सही कह रहा है और एग्जाम्पल भी दे रहा है कि जिस घर के मालिक घर से बाहर रहते हैं लोग उस घर पर कब्जा कर लेते हैं। अब दोस्तों ने थोड़ा और चढ़ाया और कहा कि तुझे मिलना चाहिए भाभी जी से, क्यों नहीं मिलेगा। अब दोस्तों का चढ़ाया हुआ था जयमल को। जयमल शाम को गया और जाकर के कहा कि मुझे तारा से मिलना है। अब तारा के घर वालों ने कहा ठीक है आप तारा से मिल लेना, पर पहले टोडा तो जीतो। यदि आप जब तक टोडा नहीं जीतोगे तब तक आप तारे भले ही आसमान के ही देखो, और पहले आप टोडा जीत दो, तारा से शादी कर लो, और फिर आप तारा को भले ही रात दिन देखना, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर हमारे ये रिवाज है कि जब तक हमारे लड़की की शादी नहीं होती तब तक वो लड़के से नहीं मिलती। अब जयमल ने कहा देखो तुम यूं बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ में। पहली बात तो कि तुम मेरे घर में ही रह रहे हो और मुझे ही आंख दिखा रहे हो, और दूसरी बात मैं तुम्हारा दामाद हूं तो मैं क्यों नहीं मिलूंगा, मैं तारा का होने वाला पति हूं। तो उन तारा के घर वालों ने कहा देखो जी, हमें पता है आप तारा के होने वाले पति हो, पर हुए नहीं हो अभी तक, और अभी तो आप यहीं से वापस चले जाओ, जब टोडा को जीत दो तब आकर के आप तारा से मिल लेना। तो जयमल उनसे जबरदस्ती करता है तो वो जयमल को मार देते। तो ऐसे ही मारा गया था जयमल। मैं डायरेक्ट तो कैसे लिखा था कि लड़की के काम आ गया था जयमल। भाई मैं भी लड़का हूं, थोड़ी बहुत तो मुझे मेरी भी इज्जत रखनी पड़ेगी ना। तो जयमल जो है वो अपने इस प्रकार से लड़ता हुआ मारा गया था। अब सोलंकियों ने तो जयमल को मार दिया। अब दूसरे दिन राणा जी का दरबार लगा। तब सोलंकी आए और कहा कि देखो जी, आपके रात जो है वो आपके बेटे को तो हमने सल्टा दिया। तो क्योंकि वो जिद कर रहा था कि मुझे जो है वो तारा से मिलना है, और हमने उसको बहुत रोका कि मत जा मत जा वरना मारा जाएगा।
तो रायमल जी ने कहा अपने कोई टेंशन नहीं लेनी, अपने यूं भगवान की कृपा है, रात दिन दुनिया और रात चौगुने बढ़ते, अपने कोई टेंशन नहीं लेनी। पहले भी कमी नहीं थी, अब भी कमी नहीं है, और आगे भी कोई कमी नहीं होगी। भगवान की देन है, अपनी लेन। जब तक ऊपर वाले की मेहरबानी है, अपना क्या कुछ हो सकता है। कोई बात नहीं, ये तो अपना घर का ही काम है, आज नहीं कल वापस कर लेंगे। भाई जो चीज अपने हाथ में है उसको तो हम बढ़ा सकते हैं, पर उसको वापस कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो फिर राइमल जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तो ये बताओ कि अब आगे जो हो गया सो हो गया, अब इनको टोडा कौन जीत करके देगा और कौन शादी करेगा। इस बार हाथ खड़ा किया पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज ने कहा कि मैं तो पिछली बार ही करने वाला था हाथ, पर मेरे से पहले जयमल कर गया था, तो मैं टोडा जीत दूंगा और किससे शादी कर दूंगा, तारा से। अब पृथ्वीराज थोड़े दिन तक युद्ध की अपनी तैयारी करता है, टोडा पर आक्रमण करता है, टोडा से मुसलमानों को हराता है, और टोडा पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, और वापस किसको देता है, सुल्तान सोलंकी को। और तारा से क्या कर लेता है, शादी। और वही तारा जो है वो अपने कहां पर रहती है, अजमेर के दुर्ग तारागढ़ के अंदर, इसलिए इसके नाम पर क्या पड़ा, तारागढ़। तो ये चीज आपकी यहाँ पर कनेक्ट हो गई। तो इस प्रकार से जब आप चीजें पढ़ोगे तो तब आपके एक दूसरे से चीजें जो है वो क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो एक बार जो है अपने वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उससे आगे की जो अपनी क्लास है वो कल ही करेंगे, क्योंकि आज होगी नहीं। कल अपने जो वो अगले राजा राणा सांगा जो है वो शुरू से ही पढ़ना जो है वो आपके प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहली बात कि रायमल का शासनकाल कब से कब तक है, 1473 से 1509। इसने जावर और दाड़िमपुर के युद्धों में किसको हराया, अपने भाई उदा को हराया। कब हराया, 1473 के अंदर। इसने मालवा के किसको हराया, गयास शाह को हराया। फिर हमने इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी थी, जैसे इसने एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया, इसने अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया, इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में क्या करवाया था, बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी बहन थी जिसका क्या नाम था, रमाबाई, वो जावर के अंदर रामास्वामी या रामास्वामी मंदिर का क्या करवाती है, निर्माण करवाती है। और ये रमाबाई जो किसमें रुचि रखा करती थी, संगीत में। और इसकी एक उपाधि है जिसका क्या नाम है, वागीश्वरी। और ये किसके लिए पड़ी, क्योंकि ये क्या रखती थी, संगीत में रुचि के कारण पढ़ती थी। नंबर ले ले बेटा, ले ले। हाँ ले ले, मुझे कोई नहीं। प्रियंका, नंबर दे तेरे बहन राहुल, तेरे भाई इस राहुल को। और मेरी माने तो बैंक के जो आपके अकाउंट नंबर भी डाल दे, बैंक के अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल दे। तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा अमीर है, तुम्हें पैसे भेजेगा, तुम शॉपिंग कर लेना बाद में। कब का मैसेज कर रहा है, नंबर नंबर नंबर। भेज दे इसको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, और नाम भी बता दे कि तेरा कौन सा बैंक के अंदर खाता है। तुम क्या करते हो रे, पढ़ते तुम हो नहीं, क्या करना है तुम्हें, नंबर का क्या कर लोगे। भाई साहब भयंकर हालत हो रखी है आप पढ़ने आए हो तो यहाँ तो पढ़ाई की बातें करो, इसी में दे दो आप एक दूसरे को नंबर। और तुझे पता है ये सोशल मीडिया पर नंबर देगी अपना, फालतू की बातें करते रहते हो। कम से कम तूने पूरे यूं कमेंट भर रखे, नंबर दे दो नंबर दे दो। मैं देता हूँ नंबर, लगा लगा नंबर। और ये भी नहीं भागते हो तो तुम तेरे पापा का नंबर लगा देना, नंबर दे दे नंबर। लेगा क्या नंबर, लगा लेना इनको। और इनके लगे तो साथ में ये नंबर ध्यान रखना।
ठीक है, चल तुझे इन 3 ही नंबर की जरूरत है, उससे आगे के नंबरों की तो तेरे को जरूरत नहीं है। आगे ध्यान रखो, अगले कौन है? पृथ्वीराज। कौन था ये? रायमल का बेटा था। इसकी उपाधि कौन सी है? उड़ना राजकुमार। और एक क्या है? तेज धावक। इसकी एक रानी थी जिसका क्या नाम था? तारा। वो अपने अजमेर के किले के अंदर कुछ समय रही, इसलिए अजमेर दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। तो आप लाइन लिख देना कि इसकी रानी तारा के कारण अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। इसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और कितने खंभों की है? 12 खंभों की जो है वो आपके छतरी है। जयमल, ये किसका बेटा था? रायमल का बेटा था। और ये जो है वो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये हो गए भाई आपके जो है वो आज। आज तो अपने इतना ही पढ़ेंगे। ये ऊपर करना है, एक कोई क्वेश्चन गया। हाँ, कि बप्पा राव ने मुस्लिम सेना को गजनी तक हराया था। हाँ ठीक है। और उसने जो है वो गजनी के राजा सलीम को हटाया था। तब आपने लिखा था कि अपने भांजे को राजा बनाया। भांजे का नाम क्या था? देखो बेटा, मैंने आपको उस दिन ही डाउट क्लियर किया था कि भांजे का नाम नहीं मिलता, बस केवल ये मिलता है कि बप्पा राव ने जो मुस्लिम सेना को गजनी तक हराया था, वह गजनी के राजा सलीम को हटा करके अपने भांजे को राजा बनाया। भांजे का नाम नहीं मिलता, और ना ही कभी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो उतना दिमाग अपने को नहीं लगाना है। अपने जितनी पास पास की चीजें हैं अपने उतनी कवर करेंगे। और यदि कभी पूछ भी लेगा तो अपने सबको पता चल जाएगा। अभी तक कोई भी नाम जो डिफाइन नहीं किया हुआ है आपका। और कोई कमेंट? हाँ, सही है। हम्म। हाँ, ये जो विषम घाटी आपके पंचानन जो उपाधि मिलती है, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर ही मिलती है। तो रणकपुर प्रशस्ति उससे पहले की है ना। यदि वो आपसे बप्पारावल और कालभोज पूछेगा तो या तो आपको रणकपुर प्रशस्ति देगा, या फिर आपको जो है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति देगा। दोनों एक साथ में कभी नहीं देगा। और रणकपुर प्रशस्ति पहले की है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति बाद की है ना। आप ये ऐसे कैसे कर रहे हो? कल तो अपने टॉपिक हुआ। रणकपुर प्रशस्ति 1439 की है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 की है। तो फिर दोनों के अंदर गैप है, 21 साल का गैप है। तो बाद में जो चीज लिखी जाती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च करके लिखी जाती है। हर एक चीज तो बात थोड़ी ना चेप दी जाती है। हाँ, इस प्रकार के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर ये फालतू काम की बातें मेरे आगे मत किया करो। मैंने आपसे 1000 बार कहा है। तुम्हें क्यों सुनते हो रे तुम? अगले का दिमाग खराब करते हो। तुम खुद अपने 4 बातें सुनते हो, फिर तुम खुद यूं मायूस हो जाते हो। क्या लेना देना अपने को? और देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर है, वहां पर कोई भी अपनी कुछ भी चीज शेयर नहीं कर सकता। और तुम तो यूं डायरेक्ट मोबाइल नंबर मांग रहे हो, तो कौन देगा? पहले तुम ही सोचो ना यार, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ। कभी अपनी भी बहनों के ऊपर लेके देखा करो यार, कि अपने दे सकते हैं क्या? यदि अपने नहीं दे सकते तो अगली कैसे देगी? थोड़ा बहुत भी आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। और ये लेवल की बातें मैं मुझे मत सिखा कि किस लेवल के आते हैं और क्या होते हैं। मैं हमेशा उस बुद्धि को, उस गति को प्राप्त करता हूँ जिस गति के ऊपर पहले कोई बैठा हुआ होता है। मैं उस गति के ऊपर कभी नहीं जाता जो गति खाली पड़ी है। तो ये लेवल वगैरह मुझे तो मत सिखा। मैंने बहुतों की गति छीनी है, और मेरा टारगेट वही होता है जो हाईएस्ट गति पर बैठा हुआ होता है। और हाईएस्ट गति पर कौन बैठता है तुम्हें भी पता है। मैं हमेशा उसी सिंहासन को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ जो हाईएस्ट होता है। मैं कभी बीच में खाली सिंहासन पर कभी नहीं बैठता। तो ये लेवल की बातें जो है मुझे मत सिखा।
आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट। इन सबको इग्नोर मारिए, आप अपनी तैयारी के अंदर जो जान जी लगा दीजिए, और फाइनल सिलेक्शन आपका ही होगा, जो पढ़ेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। आप में से 1000 जने पढ़ते हैं, अब आप SI की तैयारी करते हो, पद तो 1015 ही है ना, आप 1000 तैयारी कर रहे हो, बाहर भी तो लोग तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 4 लाख जने तैयारी कर रहे हैं, उनमें से लगेंगे कितने? आपके 1000। बाकी बाकी क्या करेंगे? बाकी बस इन्हीं की तरह अगली बार जब किसी और बैच की क्लास होगी, ये वही कमेंट करेंगे, तो अपने इन कमेंटों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपनी अपनी तैयारी को ध्यान में रख करके अच्छे से पढ़ाई करनी है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, उसके बाद में कमेंट देखने के लिए अपने पास में टाइम ही नहीं बचेगा। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद, गुड नाइट।